हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के पिछले 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आपको याद हो तो लास्ट क्लास हमारा ट्रिक्स से भरा हुआ था। बहुत सारी हमने ट्रिक्स सीखी है और आज का हमारा लेक्चर पोलराइजेशन, पॉइजन्स रूल और मेन हमारा फोकस है बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पर। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे और उसी के साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर ही जो भी कंटेंट से या नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, शेड्यूल मिलता रहेगा कि किस सीक्वेंस में क्लासेस चल रही है, क्या टाइमिंग है, अपडेट्स रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे बच्चों। और आकाश बायजूस ऐप की बात करें तो 14 डेज फ्री ट्रायल है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिए बच्चों, कंटेंट बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा बच्चों। और यदि आप रिपीटर बैच यानी 12th पास्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और स्कॉलरशिप है अप टू 50% बच्चों। एंड लास्ट वन, nth एग्जाम की हम बात करें तो जैसा कि हम हर क्लास में आपसे बात ही करते हैं बच्चों कि आपका जो भी प्रिपरेशन का लेवल है आज की डेट में, यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी और हमें कितनी मेहनत करनी है या फिर कितना हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए आपको प्री टेस्ट तो देना ही होगा और प्री टेस्ट nth से बढ़िया कोई भी नहीं होगा बच्चों। बिल्कुल ध्यान रखें, nth एग्जाम को जरूर दीजिए और nth एग्जाम एक बार यदि आप देंगे तो आपको प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा, साथ ही ये भी पता चलेगा कि और हमें कितनी प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। और यदि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्जाम देते हैं तो नासा का एक ट्रिप भी है और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात ये कि आप आसानी से इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने आप को जज कर सकते हैं आप लोग बच्चे। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक, आज का चैप्टर हमारा। जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और चलिए ठीक है, पिछली क्लासेस का आप लोगों ने रिवाइज कर ही लिया है तो आगे का पार्ट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा बच्चों। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यदि आपको याद हो, फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग से बनता है बच्चों। इक्वल शेयरिंग के बाद में हम बात करें तो ये नॉन पोलर भी हो सकता है, ये पोलर भी हो सकता है। पोलर नॉन पोलर क्यों बच्चों? जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें या फिर क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन ले लीजिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, डेल्टा EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कितना है, 0। और यदि डेल्टा EN की वैल्यू यदि 0 है तो कोई भी बॉन्ड में पोलरिटी नहीं होगी, कोई पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। और इसी के साथ ही यदि हम HF बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण बॉन्ड कौन सा हो जाएगा बच्चों, पोलर बॉन्ड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहां से हमें समझना है पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें, चार्ज्ड एंड डेवलप क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्ट एज इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ये डाइपोल की तरह 2 पोल्स हैं बच्चों, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल बन जाएगा बच्चों। चलिए, और डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, Q × D। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है इसकी, डेबाई, ये है इसके लिए डाइपोल मोमेंट की यूनिट। और डाइपोल मोमेंट के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक सीखना चाहें तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, डाइपोल मोमेंट का मीनिंग है कि यदि आप चाहते हैं फाइंड आउट करना कि म्यू इक्वल टू 0 या फिर म्यू नॉट इक्वल टू 0 तो कैसे देखा जाता है, यहीं पे देखिए। सबसे फर्स्ट हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होमो एटॉमिक भी हो सकता है,
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो डेल्टा ई एन की वैल्यू कितना होगा, डेल्टा ई एन 0। डेल्टा ई एन 0 होगा तो म्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। लेकिन यदि हेट्रोडायटोमिक है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। जैसे आपसे पूछा जाए HF और HCl दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, कोई बता पाएगा बच्चों कि HF और HCl में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? HF और HCl दोनों में से डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? तो हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ठीक, HF का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होने का रीजन क्या है? HF का डायपोल मोमेंट रीजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि HF के लिए यहाँ पर डेल्टा ई एन की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये तो था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी एक पॉइंट समझ लीजिए। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यदि आप सिंपल तरीके से देखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें, यदि लोन पेयर इक्वल टू 0 है। लास्ट क्लास में आप लोन पेयर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने सम किया था, उसमें 8 किया था, तो वहां से रिमाइंडर में 2 का डिवाइड करने पर लोन पेयर आया था। यदि लोन पेयर 0 है एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो म्यू रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 0। यदि सभी सराउंडिंग एटम सेम है तो म्यू रिजल्टेंट 0। और सेकंड, यदि हम बात करें यदि लोन पेयर यदि बच्चों 1 आ जाए, लोन पेयर 1 आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए म्यू आर नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएंगे आपको कि किसके लिए म्यू आर इक्वल टू 0 है और म्यू आर नॉट इक्वल टू 0। आंसर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। तो इसे इन तरीके को यूज करिए, आसानी से आंसर आएंगे। चलिए आगे लेते हैं। डायपोल मोमेंट फॉर्मूला भी आपको बताया, Q इंटू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हम बात करें। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग ही क्या है बच्चों? इसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कहां से निकालोगे? मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालोगे? Q इंटू डी से निकालोगे आप लोग, Q इंटू डी से। अब आता है डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहां से होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव बच्चों, ये है डायरेक्शन, पार्शियल पॉजिटिव टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये है डायरेक्शन किसकी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एरो बना करके एक कट लगा दीजिए इसकी टेल पर, ये है इसका डायपोल मोमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और लोन पेयर के लिए आ जाए तो लोन पेयर, जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यदि आप लोन पेयर के लिए डायरेक्शन निकालना चाहते हो डायपोल मोमेंट की, तो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, ये है आपका सेंट्रल एटम, ये है लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों। तो ये है डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने क्या फाइंड आउट किया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल हमने बताया अभी, देखिए आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तरीका सिखाया आपको। कार्बन के लिए कैलकुलेट करिए लोन पेयर, यहां पर यदि आप निकालोगे तो 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडेशन। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना वेक्टर सम किए यदि क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो तरीका क्या सिखाया था? 0 लोन पेयर है और सारे सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन यहां पर सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो म्यू आर नॉट इक्वल टू 0, यहां पर 0 नहीं होगा बच्चों। तो ये सिंपल सा एक तरीका है। अदरवाइज आप वेक्टर सम से भी देख सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन और कार्बन दोनों में से ईएन किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये है आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सेम यहां पर भी देख सकते हैं, ये है इन सभी की डायरेक्शन बच्चों। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जो तरीका सीखा है उससे निकालिए, उससे भी आंसर आपके फास्ट आ जाएंगे बच्चों। चलिए, कैन डायपोल मोमेंट बी 0? हाँ जी, 0 हो सकता है। अभी हमने तरीका सीखा है, जब बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के साथ में तो 0 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट sp हाइब्रिडेशन हो गया, इसी का एक एग्जाम्पल देखिए, बेरिलियम क्लोराइड। यदि प्रॉपर मेथड से देखना चाहते हैं तो प्रॉपर मेथड से देखिए आप, और शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं।
बेरिलियम क्लोराइड, सबसे पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल पॉजिटिव टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड ही है और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर है, 180 डिग्री एंगल पर। सेम एंड अपोजिट, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू 0। या फिर जब आपको तरीका बताया बच्चों, BeCl2 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 2, हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp। आपको सिखाया कि लोन पेयर यदि 0 है एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, लोन पेयर 0 और सराउंडिंग एटम सेम है तो देन उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट वन, सेंट्रल एटम ए ले लिया, सराउंडिंग में बी एंड बी, 3 सराउंडिंग एटम हम ले चुके हैं बच्चों। एग्जांपल देखते हैं, BF3 ले लेते हैं इसी का, ये लीजिए BF3। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितने डिग्री एंगल पर है, 120 डिग्री एंगल। किसी भी एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स, कितने डिग्री एंगल, 120 पर है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है बच्चों। तो डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। यदि हमारी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो BF3 हाइब्रिडेशन निकालिए, 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 3, हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। और 0 लोन पेयर और सराउंडिंग एटम तीनों ही सेम है, 0 लोन पेयर के साथ सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उससे भी आप निकालेंगे तब भी सेम। उसी तरह से टेट्राहेड्रल CCl4, इन तीनों का भी, इन सभी का, चारों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का यदि आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो भी 0 आएगा। शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहें, शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं। CCl4 0 लोन पेयर की कंडीशन है बच्चों, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, 0 लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम सेम है बच्चों, तो देन उस कंडीशन में भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों, रेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, या फिर कहा जाता है फजान्स रूल कहा जाता है बच्चों। ये है आपका फजान्स रूल। सबसे पहले आपको इस फजान्स रूल का कोर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझा देते हैं ताकि आगे समझना आसान रहेगा बच्चों। यहां पर हम बात करेंगे कंपाउंड कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड तो आयनिक है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें क्या डेवलप हो गए, कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, कुछ परसेंटेज है डेवलप कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमें ये देखना है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहे हैं, और साथ ही हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अलग अलग फैक्टर्स याद रखने की जगह सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट हम याद रखेंगे तो सभी क्वेश्चंस का आंसर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसे समझते हैं हम। व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोच ईच अदर, एक कैटायन एक एनायन है जब पास पास है तो कैटायन का Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर अट्रैक्शन। तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। वैलेंस शेल ऑफ एनायन इज पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। शेप ऑफ एनायन इज डी फॉर्म, देखना चाहते हैं तो अभी देखेंगे इसे भी। और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हुआ किसका, शेप किसकी डिफॉर्म हो रही है, शेप किसकी डिफॉर्म हो रही है, शेप डिफॉर्म हो रही है एनायन की। तो एनायन के लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलराइजिबिलिटी, यानी क्यों, क्योंकि उसका पोलराइजेशन हुआ। किया किसने, किया है कैटायन ने किया है, तो इसलिए कहा जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। वापस सुनिए पॉइंट, कैटायन स्मॉल साइज है, Z इफेक्टिव ज्यादा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एनायन की शेप डिफॉर्म हो जाएगी। तो डिफॉर्मेशन किसका हुआ, एनायन की शेप का, तो उसे कहा जाएगा पोलराइजेशन ऑफ एनायन। किया किसने है, कैटायन ने किया है, कैटायन ने किया है पोलराइजेशन, तो पोलराइजिंग पावर वर्ड यूज किया जाता है। देखिए ध्यान से इसे, ये है कैटायन, ये है आपका एनायन। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए शेप, किसकी शेप डिफॉर्म हो रही है, एनायन की शेप डिफॉर्म हो रही है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन, कहा जाता है बच्चों पोलराइजेशन। अच्छा, इस पोलराइजेशन से हुआ क्या है, देखो ध्यान से, इस पोलराइजेशन से हुआ क्या, होना क्या चाहिए, होना तो आयनिक कंपाउंड है,
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर चुका है बच्चों। लेकिन हुआ क्या, कैटायन और एनायन तो हमें मिल गया, ये ठीक है, इसकी शेप भी थोड़ी सी डिफॉर्म कर ली, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही शेप डिफॉर्म करिए, इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कुछ परसेंटेज, यहां पर देखिए कुछ परसेंटेज हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस मिल जाएगी। और बिटवीन 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 न्यूक्लियस यदि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, जब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, कोवेलेंट कैरेक्टर का कुछ परसेंटेज, कंपाउंड अभी भी आयनिक है, लेकिन कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं। चलिए, पोलराइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया। ओवरऑल हमें एक चीज समझ में आ गई कि कैटायन का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होना चाहिए। आपके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा पॉइंट, एक तरीका सिखा रहा हूं, बस इसे ही पकड़ के रखें, सभी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। कैटायन और एनायन, कैटायन को स्मॉल रखिए, एनायन को लार्ज साइज रखिए, बस बच्चों यही है आपका कॉन्सेप्ट। यदि कैटायन की साइज छोटी है, एनायन की साइज बड़ी है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और यदि पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे बच्चों। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। और कैटायन में ध्यान रखिएगा, ऐसा कैटायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका पोलराइजिंग पावर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में उससे ज्यादा होगा। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं हम, स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास होगा, उसका पोलराइजिंग पावर होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा बच्चों। तो ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। सारे क्वेश्चन से इसी से देखें, चाहे साइज दे दिया जाए, चाहे चार्ज दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। चलिए बच्चों, चेक करते हैं। जैसा कि आपसे कहा गया है, पोलराइजेशन आपको चेक करना है कि पोलराइजेशन किसमें ज्यादा या कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। अब देखिए यहां से क्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों सेम है। अब आपको क्या समझाया मैंने, सिर्फ कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए। सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, सबसे छोटी साइज किसकी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे छोटी साइज, सबसे स्मॉल साइज एल्यूमिनियम प्लस 3, स्मॉलेस्ट साइज इन तीनों के अंदर सबसे छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। तो आप चार्ट से रिलेशन बना लीजिए, या फिर मैंने एक तरीका बताया, कैटायन छोटा चाहिए बच्चों तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई रिलेशन बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगेन वापस क्या चाहिए, कैटायन स्मॉल साइज, बेरिलियम सबसे स्मॉल साइज होगा, सबसे छोटा होगा, तो इसका BCl2 का पोलराइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। नेक्स्ट वन, N-1D NS2 Np6। अभी आपको समझाया बच्चों कि पोलराइजिंग पावर 18 इलेक्ट्रॉन, स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका 8 इलेक्ट्रॉन से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास में है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इससे भी देख सकते हैं आप। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी आप पढ़ चुके हैं, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। इनडायरेक्ट एक ही मीनिंग है बच्चों, हमें कैटायन की साइज को छोटा करना है, और कैटायन की साइज को छोटा करने के लिए Z इफेक्टिव को हमें इंक्रीज करना होगा, ज्यादा करना होगा। तो नेक्स्ट आगे लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अगेन वापस इस बार एल्यूमिनियम, तीनों में एल्यूमिनियम है, कैटायन सेम है, हमें जरूरत नहीं है कैटायन को चेक करने की। अब किसे चेक करना है, एनायन को। N-3, O-2 और F-। हमें याद आया, हमें एनायन की साइज लार्ज चाहिए। इन तीनों को कंपेयर करें आप तो ये है लार्ज साइज एनायन, और यदि लार्ज साइज एनायन है तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। पोलराइजेशन पूछा गया है, ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज जितनी ज्यादा लार्ज साइज होगी, एनायन की साइज बड़ी होगी बच्चों, तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट वन,
अगेन लिथियम 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 एंड लिथियम कैटायन से में एनायन क्या चाहिए, एनायन लार्ज साइज चाहिए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, एनायन लार्ज साइज कौन सा, आयोडाइड, आयोडाइड लार्ज साइज है तो ओके, फिर ठीक है। पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो ये था बच्चों, आप देख पा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और मैंने आपको एक की कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि कैटायन स्मॉल साइज का होना चाहिए और एनायन लार्ज साइज का होना चाहिए, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पोलराइजेशन टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ध्यान से देखते जाइए। बैक बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से बैक बॉन्डिंग चेक करी जाती है, या फिर बैक बॉन्डिंग बनाने की कंडीशन क्या है। एग्जांपल देखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले भी सिखाया था, एक बार फिर समझा देते हैं बच्चों, और उसके बाद आप देखिए शायद सारे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट देखिए बच्चों, BF3 मॉलिक्यूल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए बैक बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, अभी आगे चल करके पहले पढ़ोगे आप सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन हमें जो एक्चुअल पढ़ना है बैक बॉन्डिंग, उसी को मैं एक बार समझा रहा हूं। मैं हम पढ़ेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम वर्ड यूज करेंगे बैक बॉन्डिंग। देखिए यहां से बोरोन के पास में है 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सा बच्चों, 2p। ध्यान रखिएगा बैक बॉन्डिंग के लिए, बैक बॉन्डिंग के लिए एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना जरूरी है बच्चों, वो या तो सेंट्रल एटम हो या सराउंडिंग हो। एक सेंट्रल का हमारा सेकंड ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अब यहां से आप देखिए फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, किस में प्रेजेंट है बच्चों, 2p में लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आप खुद सोचिए यहां से कि एक इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सराउंडिंग एटम अपना लोन पेयर इससे डोनेट कर देता है। तो जैसे ही सराउंडिंग एटम इससे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये फ्लोरीन सराउंडिंग ने डोनेट कर दिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और इसे कहा जाता है पाई कोऑर्डिनेट। और ऐसा काम तो ये फ्लोरीन भी तो कर सकता है, यही काम ये फ्लोरीन भी कर सकता है। तो इनका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यदि हम बनाना चाहें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर तीनों बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड के बीच में बन जाएंगे, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। तो हुआ क्या, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आते ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, कह सकते हैं आप बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, या फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई बच्चों। तो ये है सिंपल सा बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। और इस बार आप देखिए, इस बार एक पॉइंट को समझिए कि दोनों ही ऑर्बिटल जो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ही ऑर्बिटल जो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी p है, ये भी p है, तो इसे कहा जाता है p पाई बैक बॉन्डिंग, p पाई बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो आप देखिए बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गए, लेकिन बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। एक और पॉइंट को समझना चाहे समझिए, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिए। बस बैक बॉन्डिंग के लिए भी जैसे आपको क्या बताया, पोलराइजेशन के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझाया था, कैटायन स्मॉल साइज, एनायन लार्ज साइज, सारे क्वेश्चन बन गए थे। उसी तरह से यहां पर भी जो की कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों। बोरोन 2p, फ्लोरीन 2p, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां से बैक बॉन्डिंग बन रहा है बच्चों। इसी तरह से BCl3, बोरोन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। बोरोन कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। क्लोरीन का लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर किस में बच्चों, 3p में लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बच्चों, तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि 2p सेम साइज है, तो ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, जबकि 2p के साथ 3p की साइज बड़ी है बच्चों, तो ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी। या फिर आपसे पूछा जाए इनडायरेक्टली, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होगा। BF3 और BCl3 की बात करें तो बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी, कोई बता पाएगा मुझे कि बैक बॉन्डिंग दोनों में से BF3 और BCl3 बैक बॉन्डिंग ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक। BF3 में बैक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग स्ट्रांग है। ठीक है,
अब आप सोचिए यहां से कि BF3 और BCl3, जिस बोरोन से फ्लोरीन अटैच है उसकी डेफिशिएंसी तो बहुत सारी पूरी हो चुकी है। अब यहां से बाहर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर एक बंदा लोन पेयर लेकर के आ रहा है और बोल रहा है लोन पेयर ले लो, लोन पेयर ले लो, लोन पेयर ले लो। तो आप मुझे बताइए कि BF3 का बोरोन आसानी से लोन पेयर लेना चाहेगा या लेगा, या फिर BCl3 का बोरोन लोन पेयर आसानी से लेगा। सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, जहां तक मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा। इस BF3 इस बोरोन की डेफिशिएंसी को तो किसने पूरा कर दिया? फ्लोरीन मैक्सिमम एक्सटेंट तक पूरा कर चुका है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी यदि पूरी होगी, कैसे हुई देखिए, यहां से ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इसमें, यहां पर कितने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे। तो BF3 में फ्लोरीन बोरोन की डेफिशिएंसी को एक हद तक पूरी कर चुका है बच्चों। तो दोनों बोरोन में से कौन सा बोरोन ज्यादा डेफिशिएंट होगा? BCl3 का। तो ज्यादा डेफिशिएंट होगा तो इसके बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इसे कहा जाएगा, वर्ड यूज कर रहे हैं, लुईस एसिडिक नेचर। तो लुईस एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा? BCl3 का लुईस एसिडिक नेचर BF3 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो बच्चों ये है आपका कोर कॉन्सेप्ट जो बैक बॉन्डिंग का आपको समझाना था। सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड होना जरूरी है, मतलब दो में से कोई एक तो होना ही चाहिए, और इन जनरल सेकंड पीरियड का देखें आप लोग। तो ये है बैक बॉन्डिंग, ये है आपका कोर कॉन्सेप्ट, इसी को ही फॉलो करना है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं वापस से, और बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं सिग्मा कोऑर्डिनेट, पाई कोऑर्डिनेट सारा बताते हैं, जो भी मैंने बताया है अभी आपको, ये सारा का सारा पाई कोऑर्डिनेट। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा किस तरह से, जब लुईस एसिड बेस NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, BF3 में वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसे कहा जाएगा सिग्मा कोऑर्डिनेट। और पाई कोऑर्डिनेट की बात करें, जैसा कि अभी बताया कि फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर रहा है, तो एक सिग्मा पहले से बना हुआ था, तो एक और बना कोऑर्डिनेट, इसे कहा जाता है पाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये है बैक बॉन्डिंग जो हम पढ़ रहे थे बच्चों अभी। चलिए सबसे पहले सिग्मा कोऑर्डिनेट की बात करें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये बनाएगा लुईस एडक्ट फॉर्मेशन। लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होगी, तो उसे कहा जाता है एडक्ट कहा जाता है बच्चों। तो जिसने लोन पेयर दिया वो लुईस बेस हो गया, जिसने लिया वो लुईस एसिड, और इससे फॉर्मेशन हुआ है एसिड बेस एडेट का फॉर्मेशन। देखना चाहेंगे आप लोग किस तरह से हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये प्रोसेस किस तरह से है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा आपको, और ये आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, वापस शुरू से एक बार देखते हैं इसे। सबसे पहले देखिए इस BF3 की बात करें तो BF3 में सारे फ्लोरीन स्टेट थे, लेकिन जैसे ही बना ये बैंड हो गए। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, देखिए वापस से ये बन गया BF3 एडक्ट का फॉर्मेशन। वापस शुरू से देखिए, सबसे पहले देखिए बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन एक ही प्लेन में थे, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही ये बैंड हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि BF3, जब BF3 था, लोन पेयर नहीं मिला था इससे, तब हाइब्रिडेशन कौन सा था बच्चों? इसका sp2। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ NH3, इससे जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया BF3 को। अब आप देखिए कि BF3 के टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया बच्चे? sp3, और sp3 में ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं इसीलिए फ्लोरीन की पोजीशन चेंज हुई है। तो जब भी आप विजुलाइज करें बहुत अच्छी तरह से, अब देखिए अब तो दिख रहा होगा, पहले स्ट्रेट था ट्राइगोनल प्लेनर, अब जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो गया। तो ये था सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है पाई कोऑर्डिनेट, जिसे आपने क्या नाम दिया है? बैक बॉन्डिंग नाम दिया। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी आपको पॉइंट डिटेल में समझा चुके हैं। एटम हैविंग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए BF3 का अभी आपको एग्जांपल समझाया कि BF3 में जैसे ही फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन को डोनेट करेगा,
से पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एडिशनल बॉन्ड आया। शॉर्टर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कंपेरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। देखना चाहें, देखिए इसे भी पॉइंट बिल्कुल ध्यान से। सेंट्रल बोरोन के पास में 2p वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट इन 2p, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो पाई बॉन्ड बना उसे क्या नाम दिया था? p पाई बैक बॉन्डिंग, इसे कहा जाता है p पाई बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है बच्चों, कुछ मुझे नहीं लगता है सच कुछ परेशानी आएगी। स्टार्टिंग में की कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं, बस की कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, अपने आप ही पॉइंट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ऑक्टेट ऑफ बोरोन इज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बोरोन बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिल गए उसे, बोरोन की डेफिशिएंसी थोड़ा सा सेटल हो गई बच्चों। देख सकते हैं यहां से, इसे हमने क्या नाम दिया है? p पाई बैक बॉन्डिंग। रीजन समझ में आ गया होगा, p पाई क्यों कहा जाता है? ये भी 2p है और ये भी 2p है, इसलिए p पाई। अच्छा, एक p और एक d होगा तो उसे p पाई d पाई कहा जाएगा। उसके भी एग्जांपल देख लेंगे अभी। ये देखिए p पाई d पाई का अगला एग्जांपल। यहां पर हम बात करें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है? 2p में प्रेजेंट है बच्चों। सिलिकन के SI की बात करें, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों? d 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसे दे रहा है? दे रहा है सिलिकन के वैकेंट d ऑर्बिटल में। इस बार एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक p और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसे क्या कहा जाएगा? p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। अगेन वापस वही, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्मॉल हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, या फिर हम कहें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट जैसा पहले लगा था वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। इन अ ग्रुप बैक बॉन्डिंग आप देखना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डोनेट, ये भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओवरऑल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा था, सिमिलर साइज होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इसी के जस्ट अपोजिट हम बात करें, यदि साइज डिफरेंस ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा या फिर बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां से आप देखिए, फ्लोरीन से क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए, इनके लिए कोई बता पाएगा? इन तीन के कंपेयर करते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से बैक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन का EN कम है और नाइट्रोजन का EN कम है तो उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बच्चे। ओके। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, वीक बैक बॉन्डिंग, सिमिलर साइज होगी तभी ओवरलैपिंग ज्यादा है। और साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, अपोजिट है बच्चों। जो बता दिया रीजन क्या है, सिमिलर साइज, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3p पाई और 3p पाई और 3p पाई। किस तरह से चेक करी जाती है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ? सबसे पहले देखिए, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हम चेक करते हैं। सेकेंड ऑर्बिटल है और थर्ड ऑर्बिटल है बच्चों। सेकेंड और थर्ड दोनों में से, सेकेंड और थर्ड पीरियड दोनों में से न्यूक्लियस के ज्यादा पास में कौन होगा? न्यूक्लियस के पास में तो सेकेंड ही होगा। जब न्यूक्लियस के पास में है, डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि जो 2p पाई बॉन्ड बनेगा वो 3p पाई से स्ट्रॉन्गर होगा। यहां तक का तो रीजन समझ में आ गया। अब n की वैल्यू सेम है बच्चों, देखो 2 and 3, यहां पर भी 2 and 3 है। इफ वैल्यू ऑफ n सेम, यदि ये सेम है, n क्या है बच्चों? यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लिखे हुए हैं। देन यूज बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जिसके पास ज्यादा होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करें तो SPDF, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा है बच्चों? F के पास ज्यादा, D, फिर S और P और S सबसे कम है बच्चे। S को आपको याद हो तो उसे कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहा जाता है, नॉन डायरेक्शनल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2p पाई, p तो दोनों में सेम है बच्चे, यहां पर D है, यहां पर P है, तो D के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है और D के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चों? सबसे पहले n की वैल्यू न्यूक्लियस के पास में होना चाहिए, और यदि n की वैल्यू सेम है तो क्या चेक करोगे? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी।
एग्जाम्पल देखिए यहां से BF3 और PF3 की हम बात करें, BF3 में N2N2 और PF3 की बात करें तो PF3 में 3D एंड 2। N की वैल्यू डिफरेंट है, इस बार N की वैल्यू डिफरेंट है, तो न्यूक्लियस के पास में चेक करना है किसमें ज्यादा होगी, BF3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ये है देखने का तरीका। पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले क्या चेक करना है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और यदि N की वैल्यू सेम आ जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाएगा, तो देन उस कंडीशन में यूज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और अगेन क्वेश्चन अभी देखते हैं, आप लोग खुद करिएगा, उसे होमवर्क में भी दे देंगे आप लोग को। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टेंडेंसी ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख पाएंगे बच्चों। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इंक्रीज, तो एक्सटेंट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए यहां से क्या मीनिंग है, यहां पर इस पॉइंट का मीनिंग क्या है बच्चों, इसे देखिए। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और किस में है लोन पेयर, 2p में प्रेजेंट है, इसको अलग से लिख लेते हैं बच्चों, ये 2p में है बच्चों। और क्लोरीन के पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसे देना चाहिए, क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन क्लोरीन के पास में भी क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन पेयर। तो दोनों का लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यदि रिपल्शन होगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप पॉइंट को पढ़िए, अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑन द एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास था, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था। तो जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास में यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो बैक बॉन्डिंग ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। और बैक बॉन्डिंग ऑर्डर डिक्रीज होने का रीजन हमें क्या मिला, रीजन मिला रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो ये है इसका एग्जांपल, इससे आसानी से कर पाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। 2 पॉइंट आपको समझा है, आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, होमवर्क में आप कंप्लीट करिए इसे। पॉइंट आपको क्या समझाया, सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, N की वैल्यू सेम होगी तो आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे जाना है। और तीसरा एक और पॉइंट समझाया कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास लोन पेयर होगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सभी चीजों को चेक करिए, बहुत ही आसानी से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जो तरीका सिखाया, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है, फास्फोरस की कम हो गई। क्यों, क्योंकि फास्फोरस के पास लोन पेयर था। सल्फर और कम हो गई, क्लोरीन और कम हो गई। रीजन जहां तक मुझे लगता है लोन पेयर आर प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट है तो सिलिकॉन की ही ज्यादा होगी, क्योंकि सिलिकॉन के पास लोन पेयर नहीं है। तो ये है ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। और आप देखिए यदि लोन पेयर आर एब्सेंट, यदि लोन पेयर एब्सेंट हो तो यदि क्लोरीन के पास लोन पेयर नहीं है, वो तीनों डोनेट कर दे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्या इफेक्ट है बैक बॉन्डिंग के, पॉइंट सारे अभी समझा चुके, एक बार फिर देख लीजिए। लुईस एसिड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, सराउंडिंग नहीं पूरी कर दी उसकी डेफिशिएंसी, तो बाहर से क्यों लेगा। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर चुका है, सेंट्रल एटम को। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हाइब्रिडेशन चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर पार्शियल कैरेक्टर आते हैं, इसलिए एज सच कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाइब्रिडेशन अगेन मे और मे नॉट बी चेंज, सब इसी पर डिपेंड करेगा कि हाइब्रिडेशन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तभी उसी से डिसाइड होगा बॉन्ड एंगल। चलिए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अभी आपको समझा चुके, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BF3 में फ्लोरीन डेफिशिएंसी। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या कर चुका है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर चुका है, फ्लोरीन बोरोन को दे चुका है, तो बोरोन की डेफिशिएंसी तो बहुत हद तक पूरी हो चुकी है, तो बाहर से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, Bi3, फिर BBr3, BCl3 एंड BF3। ये है लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर।
लुईस बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब हमें चेक करना है लुईस बेसिक कैरेक्टर। यहां से देखिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किस में दे चुका है, सिलिकॉन में दे चुका है, खुद के पास में नहीं है। तो लुईस बेसिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेस अवेलेबल, लेस डोनेट। और उसी तरह से इस नाइट्रोजन की बात करें, मोर अवेलेबल, मोर डोनेट। तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और BF बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहां से अभी आपने देखा BF3 में बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए थे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन BF4- ये आप ध्यान से देखिए, BF4- की यदि हम बात करें तो ये BF4- इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इससे देख सकते हैं आप, क्योंकि फ्लोरीन BF4- ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ से। बोरोन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं, टोटल 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई भी बैक बॉन्डिंग BF4 में नहीं बनेगी। और उसी तरह से बॉन्ड एंगल कंपेयर करना चाहें, बॉन्ड एंगल भी कंपेयर कर सकते हैं आप यहां से। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसे दे चुका है बच्चों, सिलिकॉन को दे चुका है। और जबकि हम बात करें यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के पास ही प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यदि इससे डोनेट कर चुका है तो नंबर ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होते ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट वन, हाइब्रिडेशन को भी चेक करना चाहें तो देख सकते हैं यहां से हाइब्रिडेशन। इसी मॉलिक्यूल की बात करें, नाइट्रोजन, कौन से नाइट्रोजन की बात करें, देखिए नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्लस सिग्मा कितना दिखाई दे रहा है, 1 and 2 सिग्मा, 1 + 2 = 3। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा बच्चों, जो हमने मार्क कर रखा है। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन मार्क क्या किया गया हमने, sp। क्यों, अब आप देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां चला जाएगा, सिलिकॉन के Si के वैकेंट d ऑर्बिटल में जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि वो तो बैक बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा = 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा बच्चे, sp हाइब्रिडेशन। तो देख सकते हैं आप यहां से किस किस में चेंज हो गया, बैक बॉन्डिंग के कारण लुईस एसिडिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल, या फिर हाइब्रिडेशन आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आज की क्लास में हमने फजांस रूल, पोलराइजेशन को बहुत अच्छी तरह समझा, एक छोटा सा तरीका बता दिया आपको। उसी तरीके को यूज करके आपने फजांस रूल सारे पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर किया। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा है बच्चों, बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग से इतने सारे इफेक्ट हमने आज समझे। पॉइंट छोटा सा था, एक बार रिवाइज करिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास नया कॉन्सेप्ट, नया कंटेंट, नई ट्रिक के साथ एक बार फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।